नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी हकीकत की परतें खोलने वाले हैं जिसे अक्सर बड़े बड़े शहरों की ऊंची इमारतें और उनकी चकाचौंध अपने नीचे कहीं दबा देती हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ खो नहीं जाती, बल्कि विकास की जो तेज रफ्तार है ना, वो इसे रौंदती हुई आगे बढ़ जाती हैं। ये कहानी है कामरूप के बोडो लोगों की। वो लोग जो एक मॉडर्न महानगर की नींव में तो हैं, लेकिन उसकी रोशनी से बहुत दूर, उसकी लगातार बढ़ती हुई छाया में जीने के लिए मजबूर हैं। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए कि क्या होता है जब कोई शहर इतना बड़ा, इतना विशाल हो जाता है कि वो उन्हीं लोगों को भूल जाता है जिन्होंने सबसे पहले उस जमीन पर अपने घर बसाए थे, अपने सपने बोए थे। ये सवाल सच कहूं तो सिर्फ गुवाहाटी या कामरूप का नहीं है। ये सवाल तो हर उस फैलते हुए महानगर पर एक परछाई की तरह मंडराता है जहां इतिहास और तरक्की के बीच एक खामोश सी जंग हमेशा चलती रहती है। और यही सवाल आज हमारी इस पूरी पड़ताल के बिल्कुल केंद्र में रहने वाला है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम एक पहेली के 5 सबसे जरूरी टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे। सबसे पहले हम मिलेंगे शहर के उन भूले बिसरे संस्थापकों से। फिर हम उस गहरे संकट को समझेंगे जो उनकी मातृभूमि पर मंडरा रहा है। इसके बाद देखेंगे कि इस सब का असर उनकी संस्कृति पर आखिर पड़ कैसे रहा है। फिर हम जानेंगे एक अनकही कहानी के उन बुनकरों को जिनका हुनर तो दुनिया देखती है पर उन्हें नहीं। और सबसे आखिर में हम उनके वजूद की इस लड़ाई में एक नई उम्मीद की भी पड़ताल करेंगे। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव हमें सीधे उस इतिहास में ले जाता है जो आज की कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। ये कहानी है बोडो लोगों की। वही लोग जो प्राचीन प्राग ज्योतिषपुर यानी पूरब की रोशनी का शहर, उस भूमि के असली वारिस हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जिसका जिक्र हमारे महाकाव्यों तक में मिलता है और जिसकी नींव में, जिसकी आत्मा में बोडो संस्कृति बसती है। मानव विज्ञानी जो हैं वो बोडो लोगों को ब्रह्मपुत्र घाटी का ऑटोख्थोन कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब है वो लोग जो इस धरती पर सबसे पहले बसे थे, मूल निवासी। लेकिन आज की विडंबना देखिए, कितनी बड़ी आयरनिकल बात है कि जिस जमीन पर कभी उनका एक छत्र राज था, आज उसी जमीन पर बने असम के सबसे बड़े शहर और राजधानी दिसपुर में वे सांख्यिकीय और सांस्कृतिक दोनों ही तरह से हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई अपने ही घर में अजनबी बन जाए। वो उस शहर की छाया में रहते हैं जो उन्हीं की पुरखों की जमीन पर बड़े शान से खड़ा है। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि बोडो समुदाय की तकदीर हर जगह एक जैसी नहीं है। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी BTR, जो पश्चिमी असम में है। यहाँ संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत उन्हें स्वायत्तता मिली हुई है, उनकी अपनी सरकार है, राजनीतिक शक्ति है। मतलब ये उनके लिए एक सुरक्षित मातृभूमि है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कामरूप क्षेत्र। ऐतिहासिक रूप से ये उनका गढ़ रहा है, लेकिन आज यहाँ वे राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, भूले हुए मूल निवासी हैं, जिनका वजूद हर दिन नई नई अनिश्चितताओं से घिरा रहता है। सोचिए, एक ही समुदाय लेकिन दो कितनी अलग अलग हकीकतें। और यही विरोधाभास, यही कॉन्ट्रास्ट कामरूप के बोडो लोगों के संघर्ष की पूरी कहानी बयान करता है। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अनिश्चितता असल में जमीन पर दिखती कैसी है। अब हम बात करेंगे उस सबसे बड़े संकट की जो उनके वजूद की जड़ों को, उनकी पहचान की जमीन को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। ये संकट है उनकी जमीन का संकट। देखिए, आजादी के ठीक बाद 1947 में जब नया देश बन रहा था, तो उस वक्त के पॉलिसी मेकर्स को इस खतरे का अंदाजा था। उन्होंने असम भूमि और राजस्व विनियमन 1886 के चैप्टर 10 के तहत प्रोटेक्टेड ट्राइबल बेल्ट्स यानी संरक्षित जनजातीय क्षेत्रों का निर्माण किया। अब कागज पर इसका मकसद बिल्कुल साफ था। बोडो और दूसरे जो स्वदेशी समुदाय हैं, उनकी जमीन को बाहरी गैर जनजातीय लोगों के अतिक्रमण से बचाना। यूं समझिए कि ये एक कानूनी ढाल थी जिसे उनकी जमीन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान सबकी रक्षा करनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या ये ढाल सच में काम कर पाई? सच तो ये है कि ये कानूनी ढाल, ये प्रोटेक्शन धीरे धीरे टूट गई और इसे तोड़ने के तरीके भी बहुत सोचे समझे हुए थे। सबसे पहले जैसे जैसे शहर फैलना शुरू हुआ, बड़े बड़े बिल्डरों और संस्थानों ने इन संरक्षित इलाकों में सीधे सीधे घुसपैठ करनी शुरू कर दी। दूसरा, एक कानूनी दांवपेच का इस्तेमाल किया गया जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक बोडो जमींदार अपनी जमीन किसी गैर जनजातीय व्यक्ति को सीधे बेच तो नहीं सकता, लेकिन उसे अपनी जमीन पर कुछ भी करने का अधिकार दे सकता है। तो कागज पर मालिक तो बोडो व्यक्ति ही रहता है, पर असल में जमीन हमेशा हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल जाती है।
तीसरा तरीका तो और भी ज्यादा खतरनाक था, सार्वजनिक उद्देश्य या पब्लिक पर्पस के नाम पर जमीन का कैरेक्टर ही बदल देना। सरकार बस एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि किसी ट्राइबल बेल्ट में सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, और रातों रात वो संरक्षित जमीन गैर संरक्षित हो जाती है। और आखिर में अवैध रेत खनन और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। इन्होंने नदियों के किनारे की उनकी सबसे उपजाऊ जमीन को भी नहीं छोड़ा, उसे भी बंजर बना दिया। तो इन सब का नतीजा क्या हुआ? ये जो कोटेशन है ये उस कड़वी सच्चाई को एक ही वाक्य में बयां कर देता है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। बोडो जमींदारों को उनके ही पैतृक डोमेन्स पर बने शहर के बाहरी इलाकों में भूमिहीन मजदूर बना दिया गया। जो लोग कभी अपनी जमीन के मालिक हुआ करते थे, जो जमीन से अपनी पहचान पाते थे, वे धीरे धीरे उसी जमीन पर बने शहर में दिहाड़ी मजदूर बनने पर मजबूर हो गए। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा खोना नहीं था, नहीं, ये अपनी जड़ों से, अपनी पहचान से, अपने आत्मसम्मान से उखड़ जाने जैसा था। देखिए, किसी भी स्वदेशी समुदाय के लिए जमीन सिर्फ एक इकोनॉमिक एसेट नहीं होती, जमीन तो उनकी संस्कृति की जड़ होती है। और जब जड़ें ही कटने लगें तो संस्कृति का पेड़ तो सूखेगा ही। तो जमीन जाने के साथ साथ ही एक और बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, उनकी संस्कृति और पहचान के मिट जाने का खतरा। चलिए अब कहानी के इस बेहद मार्मिक पहलू को समझते हैं, उनके भाषा और पहचान के लिए संघर्ष को। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक संस्कृति की घटती हुई सांसों का सबूत है। ग्रामीण कामरूप के गांव में, जहां समुदाय आज भी कसकर एक साथ रहता है, वहां लगभग 85% बोडो परिवार घर पर अपनी मातृभाषा बोडो भाषा में ही बात करते हैं। लेकिन जैसे ही हम शहर की तरफ आते हैं, शहर में पली बड़ी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते ये आंकड़ा देखिए, गिरकर सिर्फ 40% रह जाता है। इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शहर में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए उनकी दादी नानी की कहानियां, उनके लोकगीत, उनकी कहावतें, सब कुछ धीरे धीरे बेगाना होता जा रहा है। भाषा का ये जो क्षरण है ना, ये संस्कृति के क्षरण का सबसे बड़ा और शायद सबसे दर्दनाक संकेत होता। और ये कहानी सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं है। दुखना, ये बोडो महिलाओं का पारंपरिक हाथ से बुना हुआ पहनावा है, उनकी पहचान का एक बहुत ही अहम हिस्सा। ये स्लाइड एक तरह की विजुअल जनगणना है जो आंखों से दिखती है। आप देख सकते हैं कि गांव में जैसे बोको या रंगिया में 85 से 90% महिलाएं इसे रोज पहनती हैं। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन जैसे ही हम गुवाहाटी जैसे शहरी इलाकों में आते हैं, ये आंकड़ा 15% से भी नीचे चला जाता है। इसका मतलब पहनावा अब रोजमर्रा की पहचान नहीं रहा, वो सिर्फ त्योहारों और खास मौकों के लिए अलमारी में बंद होकर रह गया है। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी संस्कृति का यह खूबसूरत प्रतीक धीरे धीरे बिसरा दिया जा रहा है। लेकिन बोडो पहचान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। होता क्या है कि जब किसी संस्कृति पर दबाव बढ़ता है तो उसके जो प्रतीक होते हैं, उसके जो सिंबल्स होते हैं, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। आरोनाई को देख लीजिए, ये छोटा सा स्कार्फ जो कभी सिर्फ मेहमानों के स्वागत में इस्तेमाल होता था, आज बोडो राष्ट्रवाद और उनकी सामूहिक पहचान का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। बीटीआर के बड़े बड़े राजनीतिक मंचों से लेकर कामरूप के छोटे छोटे गांवों तक ये आरोनाई उनके गौरव का, उनके संघर्ष का और उनकी एकता का प्रतीक बन गया है। ये दिखाता है कि संस्कृति सिर्फ मिटती नहीं है, वो लड़ना भी जानती है। और इस पहचान की जड़ें ना बहुत गहरी हैं, खासकर महिलाओं के जीवन में। गांव में आज भी ये कहावत जिंदा है, करखा, जिसे बोडो भाषा में ईसान कहते हैं, वो सिर्फ कपड़ा बनाने का एक औजार नहीं है, बल्कि वो बोडो घर की आत्मा है। उसकी खटखट की जो आवाज है, वो उस घर की धड़कन जैसी है। ये महिलाओं के हुनर का, उनकी आत्मनिर्भरता का और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, जिसे एक माँ अपनी बेटी को सौंपती है। ये सिर्फ धागों को नहीं बुनता, बल्कि पीढ़ियों को एक दूसरे से बुनता है। और बुनाई की यही कला, यही हुनर हमें हमारी कहानी के सबसे चौंकाने वाले और शायद सबसे अनकहे हिस्से की ओर ले जाता है। तो चलिए अब पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले सुआलकुची की ओर चलते हैं, जहां असम के गौरव की चमक के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। सुआलकुची, ये नाम असम की पहचान से जैसे जुड़ा हुआ है। यहाँ का सुनहरा मूंगा और दूधिया पाट सिल्क, जिसे लोग असम का बुना हुआ सोना भी कहते हैं, दुनिया भर में मशहूर है। इसे असमिया संस्कृति और गौरव का शिखर माना जाता है। जब भी असम के रेशम की बात होती है, सुआलकुची का नाम सबसे पहले आता है और बहुत सम्मान के साथ आता है। अब इस नंबर को देखिए, स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर, 98%, 98%। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। एक पल के लिए बस सोचिए, ये किस बारे में हो सकता है? सुआलकुची के इस शानदार गौरव से इसका क्या ताल्लुक हो सकता है? और ये है वो अनकही सच्चाई।
सुआलकुची में जो विश्व प्रसिद्ध रेशम बुना जाता है, उसे बुनने वाली 98% महिलाएं प्रवासी बोडो महिलाएं हैं। जी हां, आपने सही सुना। जिस असमिया सिल्क को वहां की संस्कृति का शिखर माना जाता है, उसकी नींव में उन बोडो महिलाओं का खून पसीना और श्रम है, जो अक्सर अनदेखी और अनकही रह जाती हैं। वे एक ऐसे प्रोडक्ट की गुमनाम कारीगर हैं जो किसी और की पहचान का प्रतीक बनकर पूरी दुनिया में बिकता है। तो इन बुनकरों की असल हकीकत क्या है? वे यहाँ आती क्यों हैं? ज्यादातर महिलाएं अपने गांव में जमीन छिन जाने और गरीबी के कारण ही यहाँ काम करने आती हैं। ये वही जमीन है जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। वो अपने मालिकों के दिए हुए किराए के छोटे छोटे कमरों में, जिन्हें मेस कहा जाता है, वहां रहती हैं, जहां उनकी जिंदगी करघे से शुरू होती है और करघे पर ही खत्म हो जाती है। उन्हें काम के हिसाब से, मतलब प्रति साड़ी या कपड़े के हिसाब से मजदूरी मिलती है, जिसके लिए उन्हें दिन में 10 से 12 घंटे तक लगातार काम करना पड़ता है। उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं, कोई गारंटी नहीं, और अपने समुदाय से, अपने त्योहारों से, अपनी भाषा से दूर इस औद्योगिक माहौल में उनकी अपनी संस्कृति का भी धीरे धीरे दम घुट रहा है। जमीन का संकट, संस्कृति का धीरे धीरे मिटना और आर्थिक शोषण, इन तमाम दबावों के बीच कामरूप का बोडो समुदाय सिर्फ एक मूक दर्शक बनकर नहीं बैठा है। नहीं, वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। तो अब हम कहानी के उस पहलू की ओर बढ़ते हैं जहां हताशा की जगह उम्मीद है और संघर्ष की राजनीति है। ये टाइमलाइन राजनीतिक संघर्ष और जबरदस्त दृढ़ता की एक बहुत लंबी कहानी बताती है। देखिए, 1947 में जमीन बचाने के लिए कानून तो बना, लेकिन वो काफी हद तक नाकाम रहा। फिर दशकों के लंबे और कई बार हिंसक संघर्ष के बाद साल 2003 में जाकर BTR बना, जिसने पश्चिमी असम के बोडो लोगों को स्वायत्तता दी, उन्हें पावर दी। लेकिन कामरूप जैसे क्षेत्रों के जो बोडो लोग थे, वो इस राजनीतिक सुरक्षा के दायरे से बाहर ही रह गए। उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी साल 2020 में, जब बोडो कचारी वेलफेयर ऑटोनोमस काउंसिल यानी BKWAC का गठन किया गया। तो ये BKWAC है क्या? देखिए, ये एक नई स्वायत्त परिषद है जिसे खास तौर पर BTR के बाहर रहने वाले बिखरे हुए बोडो गांवों के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य काम क्या है? पहला, इन गांवों तक सीधे विकास का पैसा पहुंचाना। दूसरा, उनकी जमीन को बचाने के लिए कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर काम करना। और तीसरा, उनकी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाना। कामरूप के बोडो समुदाय के लिए एक जीवन रेखा की तरह है, एक लाइफलाइन है। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। क्या इसे जरूरी फंड मिल पाएगा? क्या ये राजनीतिक दबावों का सामना कर पाएगा? देखिए, ये एक उम्मीद है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर हाँ, ये अपने भविष्य को खुद अपने हाथों से आकार देने का एक मौका जरूर है। तो आखिर में कामरूप के बोडो हैं कौन? वो सिर्फ एक जनजातीय समूह या आंकड़ों का हिस्सा भर नहीं है। वो एक जीता जागता पुल है, एक लिविंग ब्रिज, जो एक तरफ तो प्रागज्योतिषपुर के प्राचीन इतिहास को और दूसरी तरफ आज के स्वदेशी लोगों की मॉडर्न एस्पिरेशंस को, उनकी उम्मीदों को आपस में जोड़ते हैं। वे शहरी विस्तार के बिल्कुल किनारे पर अपनी विरासत के वो प्रहरी हैं जो एक विशाल शहर की छाया में अपनी पहचान की रोशनी को जलाए रखने की जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ हम अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। जैसे जैसे गुवाहाटी शहर की छाया और लंबी होती जा रही है और गहरी होती जा रही है, क्या ये नई परिषद BKWAC अपने इन भूले हुए संस्थापकों को उस बढ़ती हुई छाया से निकालकर फिर से रोशनी में लाने में मदद कर पाएगी? इसका जवाब तो भविष्य में छिपा है, लेकिन संघर्ष और उम्मीद की ये कहानी अभी जारी है।